चलिए, तो हमने अभी आयोनाइजेशन एनर्जी को लास्ट 2 डेज से हम पढ़ रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी कि जो हमें समझ में नहीं आ सके, है ना। हमने सिंपली सीखा है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ती है, विच इज़ नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 1 बाई 1 तो दैट इज कॉल्ड सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी में ध्यान रखने वाली बात है कि आफ्टर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एटम होता है उसे एक तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस वो छोटा हो जाता है, इसलिए सक्सेशन वाली हमेशा ज़्यादा होगी। इसका मतलब है आई फर्स्ट से आई सेकेंड ज़्यादा होगी और सेकेंड से थर्ड ज़्यादा होगी। थर्ड से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है और किसी भी कंडीशन में, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, भविष्य में हो जाए तो बात अलग। फैक्टर्स में हमें कॉमनली देखना है कि हमें दिमाग में जब भी आयोनाइजेशन चीज़ को पढ़ना है तो हमें अपने दिमाग फैक्टर बोल रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी कि कम। तो जैसे साइज़ का है, साइज़ बढ़ेगी तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि साइज़ बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो साइज़ बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का वो अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो अगर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो अब हमें उसको निकालने के लिए और एनर्जी लगेगी। कॉमन सेंस वाले पूरा चीज़ है, हमने बताया ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा समझने वाली चीज़ है। इसी प्रकार आपके और भी हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट है आपका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये सब हो गए। जनरली पहले तो मतलब हमें जनरल पता होना चाहिए, फिर एक्सेप्शन पता होना चाहिए। जनरली ग्रुप में हम जाते हैं तो साइज़ क्या होती है, इंक्रीज, और अंदर स्क्रीनिंग बढ़ती जाती है। ये दोनों ही चीज़ किसको डिक्रीज करेगी, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। जनरल के अलावा एक्सेप्शन भी हैं हमारे, एक्सेप्शनली जैसे इसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। गैलियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। सेम यहाँ आता है आपकी थैलियम की ज़्यादा होती है इंडियम से। हाँ, हालांकि साइज के केस में ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। सेम इसमें आता है जर्मेनियम की सिलिकॉन से ज़्यादा हो जाती है, हालांकि साइज के केस में दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर गैलियम आपका छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से। और यहाँ लेड की ज़्यादा हो जाती है किससे, टिन से। अब बात करते हैं हम पीरियड्स में। तो पीरियड्स में जनरली साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है और न्यूक्लियस की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस तो घट नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन की सेल तो चेंज नहीं हो रही। मतलब सेकेंड पीरियड में अगर हम चलेंगे आपके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी इलेक्ट्रॉन किस में, सेकेंड पीरियड में, और अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में इंक्रीज होती है। उसके लिए आप जितना भी आपके दिमाग में समझ में आ रहा है बोलिए वहाँ पर कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज इंक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग का यहाँ कोई चांस ही नहीं, क्योंकि पीरियड नंबर ही नहीं चेंज हो रहा, तो स्क्रीनिंग कहाँ से चेंज होगी। स्क्रीनिंग तो तब चेंज होती है जब अंदर सेल्स बढ़ती जाएँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स का नंबर ही चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शनली पहला एक्सेप्शन यहाँ आया था, इससे छोटा ये है, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ज़्यादा इसकी हो जाती है। रीजन है इसके पास 1s2 है, 2s2 है, दैट मीन NH2 है। फिर नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से, लेकिन हो किसकी आती है, नाइट्रोजन की, वही है, इसके पास हाफ पिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने शायद इसी पीरियड को देखा था, और सभी पीरियड में सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, एनर्जी गैसेस की। नॉर्मली सोचे तो हमारा दिमाग कहता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइज इनकी बड़ी होती है, लेकिन फिर हम इनका दूसरा फैक्टर देखेंगे जो जिसके नाम से इनर्ट गैसेस जानी जाती है, NH2NP6। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो सेकेंड पीरियड तक हमने पढ़ा था, और अब वैसे आपके थर्ड पीरियड में और एक्सेप्शन है, बाकी किसी भी पीरियड में एक्सेप्शन नहीं आएगा आपका। तो थर्ड पीरियड में देख लेते हैं, इन थर्ड पीरियड, है ना, सेम वही आएगा जो आपने वहाँ देखा था। तो इन थर्ड पीरियड, इन थर्ड पीरियड, तो पहले हम नॉर्मली लिखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर,
फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। थर्ड पीरियड है। अब हम जनरली क्या देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। पहले नंबर तो इनको हम अलग ही कर लेते हैं। इसकी इस ग्रुप में क्या होगी, सबसे ज़्यादा, इस पीरियड में क्या होगी, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, हर ग्रुप में, हर पीरियड में आपकी इनर्ट गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ध्यान रखिएगा। और रीजन क्या है आपको पता ही है, NH2NP6, बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए इनर्ट गैसेस तो इसलिए कहते हैं क्योंकि फिजिकल स्टेट गैस है, इनर्ट इसलिए क्योंकि रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इनके पास होता है NH2NP6। पूछ सकते हैं आपसे, है ना, ध्यान रखना है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लिखवाएंगे तो करेंगे। अब हम अगर जनरल चलते हैं तो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की होनी चाहिए, मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज़्यादा फास्फोरस की, फास्फोरस से ज़्यादा सल्फर की, सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन की। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। जी किसका है, ग्रुप 2 का, इसका क्या होता है, NH2 या इसी का लिख दे, इसका क्या आएगा, 3s2, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, इसका 3s2 आएगा। अगर नहीं लिखना तो NH2 लिख लो आप, तो इसका आने वाला है आपका 3s2, और इसका क्या आने वाला है, 3s2, 3p1, यही आएगा एल्यूमिनियम का। अरे बोरॉन फैमिली का क्या होता है, NH2NP1 होता है ना, यही होता है ना बोरॉन फैमिली का। तो पीरियड कौन सा चल रहा, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, 3s2, 3p1, है ना। अब लॉजिक तो हमें पता है ना कि जो n होता है वो पीरियड का नंबर ही होता है, आपको ये ध्यान रखना है। नहीं तो फिर मान लो कभी भी हम अटके तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, बना लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p खत्म। तो इसका होता है 3s2, 3p1। अब इसको बहुत जल्दी है स्टेबल होने की, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जबकि ये स्टेबल पहले से है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा। तो साइज के बेस में तो एल्यूमिनियम छोटा है, लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाती है, मैग्नीशियम। तो पहला शिफ्ट यहाँ आएगा बच्चों, है ना, पहला शिफ्ट आपका मतलब एल्यूमिनियम यहाँ आ जाएगा और मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा, तो पहला शिफ्ट यहाँ आता है आपका, है ना। रीजन अभी लिख लेंगे। अब यहाँ आ जाए फास्फोरस और सल्फर में। फास्फोरस का क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो NH2NP3, तो 3s2, 3p, आ रहा है समझ में कि बनाए फिर से, आ रहा है ना। देखो हम यहीं से चेक कर सकते हैं, इसका 3s2, 3p1, तो इसका 3s2, 3p2, तो इसका 3s2, 3p3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 3s2, 3p4, 3s2, 3p4। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा स्टेबल हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता क्योंकि पहले से क्या है, स्टेबल है। तो पहले इनका करेक्ट ऑर्डर लिख लेते हैं। तो वही स्विच है जो आपका ऊपर हुआ था, सेम वही है यहाँ पर। तो सल्फर आ जाएगा फास्फोरस के प्लेस पे, फास्फोरस आ जाएगा सल्फर के प्लेस पे, है ना। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आर्गन की, क्लियर है ना, मैक्सिमम होगी आर्गन की। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में स्विच आएगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी मैग्नीशियम की, है ना। तो पहला पॉइंट तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कुछ थ्योरी का कुछ नहीं आता है ना। आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ के जाओगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा आपको थ्योरी का। आपको ये अंदर की चीज़ आनी चाहिए और सॉल्व करते आना चाहिए कि वो क्या हो। तो एक्सेप्शन तो याद रखनी है भाई, उसके अलावा घुमा के क्वेश्चन भी आते हैं। सिलिकॉन एज इट इज रख दो और फिर स्विच कर दो, पहले कौन आ जाएगा, देन फास्फोरस, और फिर क्लोरीन, और सबसे ज़्यादा आर्गन की ही होगी। लेकिन इसका रीजन अलग है,
क्योंकि आप सोचो साइज तो बड़ी है इसकी, क्लोरीन से बड़ी साइज है इसकी, तो इसकी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा हो रही है, उसका रीजन कुछ और है, वो ये लिखा हुआ है NH2NP6। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो दूसरा स्विच यहाँ पर था, ये वाला सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हेलो, अच्छा, अब हम यहीं पर थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसा क्यों है, इसकी ज़्यादा क्यों है, हम ये लिख लेते हैं मैग्नीशियम की, है ना। बताओ मैग्नीशियम की क्यों ज़्यादा, देखते जाना। पहले नंबर इसके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सेम वही रीजन है जो किसके लिए लिखा था आपने, इसके ऊपर कौन आता है, बेरिलियम, सेम वही रीजन, कॉपी पेस्ट, ध्यान रखिएगा। तो पहला रीजन है इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, समझ के पढ़ना है बच्चों, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि समझ के जो पढ़ाई करता है उसके लिए पढ़ाई मज़ा बन जाती है ना। और हम लिख भी सकते हैं कि वो है NH2, या आप लिख नहीं चाहते हो एग्जैक्ट तो 2H2 लिख दो, सॉरी 3H2 लिख दो। दूसरा रीजन बताएंगे हमें हर्ष। हर्ष तुमसे रोज पूछाई होगी, अब हर एक चीज़ तुमसे पूछ के ही करेंगे हम। दूसरा रीजन बताओ। बिल्कुल करेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, और इसमें कौन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा है, एस की। मोर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस, या फिर शुद्ध भाषा में लिख देना एस इज मोर क्लोजर देन पी टूवर्ड्स न्यूक्लियस। बिल्कुल, ये तो हमने वो भाषा लिखी है जो उसी को समझ में आएगी जिसको पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पता है, नहीं तो वो ढूंढता रहेगा पेनिट्रेटिंग क्या है। तो आप सरल भाषा में उसको समझा देना, एस इज मोर क्लोजर टूवर्ड्स न्यूक्लियस देन पी, पी से ज़्यादा क्लोज होता है एस। अब इसका देख लें हम, इसका बताओगे आप लोग, पी का, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि ए भी पी है और ए भी पी है, तो पेनिट्रेशन तो लगेगा नहीं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों सब आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, हाँ सब कुछ पढ़ लिया है। अब सब कुछ जो पढ़ा है उसके बाद क्या हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं वो देखना है हमें। थ्योरेटिकल पोर्शन देखने के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको देखना है, उसके आंसर आपको आने चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे ही लिखाओगे, तो नहीं आया तो एक लाइन भी ढूंढते रहोगे। 2 नंबर का आएगा तो 2 के अकॉर्डिंग। और ध्यान रखना जब भी आंसर लिखना तो उस आंसर में क्वालिटी होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए बार बार रिपीट हो कि वही चीज़ बार बार तो रिपीट नहीं, हर लाइन में उसको मिलना चाहिए कुछ स्पेसिफिक, और वो भी फैक्चुअल मिलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना, आंसर को बड़ा करने के लिए अपने सेंटेंस को बड़ा करते हैं, वो फैक्ट को नहीं लाते हैं, तो वो एक गलत तरीका है। सामने वाला अभी अब काफ़ी होशियार होते हैं तो वो बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको जब आंसर लिखना है तो आंसर का भी एक तरीका होता है कि उसको आंसर पढ़ने में मज़ा आए, फैक्ट उसको पता, उसको लगे कि हाँ बच्चा फैक्ट दे रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का एंड होता है, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता।
हम मोस्ट वो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं जो जितने प्रकार से अभी तक आ सके हैं। आगे का क्वेश्चन घुमा के आ सकता है तो आपको पकड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम मैक्सिमम, तो यहाँ से एक फैक्चुअल पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि 118 एलिमेंट में हीलियम की ज़्यादा है, जो कि क्वेश्चन भी बता रहा है आपको। हो सकता है कि क्वेश्चन में ना बताए, क्वेश्चन में आपसे पूछ ले विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाई। तो यहाँ क्वेश्चन एक चीज़ आपको बता रहा है, दूसरा पूछने वाला है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम मैक्सिमम अमंग ऑल, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर लिखने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी हम आपके कंफर्ट के लिए एक लैंग्वेज लिखवा देते हैं, ठीक। तो देखो स्टार्ट तो सबसे बढ़िया यही होता है कि स्टार्ट आप क्वेश्चन में जो लाइन दी गई है उस सेंटेंस को लेके चलें तो बढ़िया। आप अपनी भी कोई लाइन जोड़ सकते हो, तो हम यहीं से लेते हैं, जो बात इनने कही उसी बात को उठाते हुए आंसर को देते हैं। तो लिखते हैं हम द आयोनाइजेशन एनर्जी, और कोशिश करना कि अगर कोई चीज़ पहली बार लिख रहे हो तो उसका फुल फॉर्म लिखो और ब्रैकेट में उसका शॉर्ट लिख दो, फिर आगे जाके आप उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहली बार ही आप आई लिख रहे हो तो फिर वो दिक्कत वाली बात है ना। तो द आयोनाइजेशन एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहीं पर आप शॉर्ट फॉर्म भी उसका शो कर दो जिससे आप वो समझ जाए कि जहाँ आई लिखेंगे उसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप आगे आप जितनी बार भी आई यूज करोगे ना दिक्कत नहीं देगा आपको, लेकिन पहले बार करते तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत देता है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज मैक्सिमम, हीलियम इज मैक्सिमम among all 118 एलिमेंट्स। तो बच्चों पहली बात 118 एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, फिर भी ये इसलिए लिख देते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इतने स्पेस हैं तो वो लिख देते हैं। 115 लिखोगे तो हो सकता सामने वाले का दिमाग कैसा है वो गलत कर दे, हालांकि सही डेटा तो यही है। तो सीधे हम वही बात लेके चलते हैं जो सब कोई सही मानता है, तो हमने 118 लिख दिए। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज मैक्सिमम अमंग ऑल 118 एलिमेंट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो वो फॉलोइंग रीजन्स हैं, दो ही रीजन है सिर्फ। तो फर्स्ट रीजन है वेरी स्मॉल साइज, इसकी साइज बहुत छोटी है, आप चाहो तो उनको शो भी कर दो 1s2, वेरी स्मॉल साइज। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, ये दोनों प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं, दूसरा घूम रहा होगा कहीं। आपकी इच्छा है, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा काम है आपको समझाना। तो बहुत तेज अट्रैक्शन है भाई इलेक्ट्रॉन पे, वेरी स्मॉल साइज, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है। और दूसरा रीजन आपको पता ही होगा, अरे हीलियम में ओनली 1s2 आएगा, हीलियम में ओनली 1s2 आएगा, है ना। हाईली स्टेबल, दैट इज 1s2 ब्रैकेट में लिख दीजिए। जितने भी अच्छे शब्द मिले ना लिख दिया करो, डुप्लेट, है ना।
और सामने वाले को खुशी होगी कि बच्चे को पता है ये डुप्लीट कहलाता है। इसी के केस में डुप्लीट कहते हैं और कहीं कोई डुप्लीट है ही नहीं। हाईली स्टेबल दैट इज 1s2 डुप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ डुप्लीट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दैट्स व्हाई डुप्लीट। हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इन दोनों रीजन के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मच एनर्जी चाहिए हमें, इसलिए इसकी एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा। अब इस आंसर को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस आंसर को हम और 70-80 लाइन में भी लिख सकते हैं। कोई लिख सकता है? देखो ये होता है कि क्वेश्चन कितने में आया, जैसे क्वेश्चन आया बाय द आयोनाइज, फिर क्वेश्चन भी इतना नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन भी वो थोड़ा सा उसको अलग तरीके से पूछेंगे। वो ऐसे पूछेंगे व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। तो हम सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी बताएंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम called ionization energy. In case of succession, that is 1 by 1, it is called successive ionization energy. It is measured in electron volt per atom और जूल पर एटम और किलो जूल पर मोल। इस फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। हीलियम हैज वेरी हाई और मैक्सिमम आयोनाइजेशन और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल 118 एलिमेंट एट मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हीलियम। हीलियम के केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हीलियम इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू अमंग ऑल एलिमेंट्स, and another fact is helium has very high stable electronic configuration 1s2 that is डुप्लीट। इससे बड़ा भी आंसर लिखा जा सकता है। आंसर है बोला हमने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोली जो आपको नहीं पता, सब आपके ऊपर है। तो हमें एक आंसर लिखवाना पड़ता है, तो हमने एक आंसर लिखवाया। अब आप जिस क्लास में हो इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझ के आंसर लिखने आने चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देखिए आप लिखिए और रिप्रेजेंट करते जाइए जैसा, और ये चीज़ धीरे धीरे करके आएगी। जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, उतना होता जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ बिल्कुल सेम है। ये सिर्फ हम इसलिए, हमें पता है इन सब के आंसर आपको पता है, हम सिर्फ इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको फीलिंग आ जाए आयोनाइजेशन एनर्जी की। वो फीलिंग ही सबसे बड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी भी आ सकती है लिखी, इंथैल्पी भी आ सकती है ना। एनर्जी और मे बी रिटन एज इंथैल्पी। इंथैल्पी इज फॉर्म ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में आपके। इनर्ट गैसेस आ जाएगा लिखा, नोबल गैसेस लिखा आ जाएगा, ग्रुप 18 एलिमेंट्स लिखा आ जाएगा, जीरो ग्रुप लिखा आ जाएगा, आपको पकड़ना है। बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी, बाय द आयोनाइजेशन, बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस आर maximum in their respective period। इसके आंसर लिख के दिखाओगे आप लोग? बिल्कुल सेम आंसर है जो अभी लिखा आपने, बिल्कुल वही आंसर है। बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस आर मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। रेस्पेक्टिव का बेस हमने ये बोल दिया है, बाकी तो आप आंसर अपना लिखें। मतलब इस पीरियड में हीलियम की ज़्यादा होगी, इसमें नियोन की, इसमें आर्गन की, इसमें क्रिप्टॉन की, इसमें जेनॉन की, रेडॉन की। हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कंपेयर कि हम जीनॉन की कंपेयर ब्रोमीन से करें,
आर्गन की फ्लोरीन से करें, ऐसे कम, फिर तो साइज का खेल हो जाएगा ना, ये 2 पीरियड का है आपका, ये 3rd पीरियड का है, तो फिर तो फ्लोरीन से तो कम ही हो जाएगी। रेस्पेक्टिव पीरियड में कंपेयर किया जाता है हमेशा। जब भी आप कंपेयर करोगे तो 12th क्लास के बच्चों को 12th से ही करना है कंपेयर, 11th से नहीं करना है, ना 9th से। वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेज आर मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, वही 2 कारण हैं, सेम वही 2 रीजन हैं। सेम तो वही रीजन नहीं है, एक रीजन नहीं आएगा स्मॉल साइज वाला, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइज तो इनकी लार्जेस्ट हो जाती है। तो कौन सा रीजन आएगा? हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, एक ही रीजन आएगा, है ना? ठीक है, तो हमारा भी मन कर रहा है लिख लें हम, तो हम भी लिख रहे हैं। सेंटेंस को क्वेश्चन से उठाने की कोशिश करते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी, the ionization energy of inert gases are maximum in their respective period, देखो आप चाहे रेस्पेक्टिव पीरियड में पूछे, चाहे बिना रेस्पेक्टिव पीरियड में पूछे, चाहे कैसे भी पूछे, आंसर वही है कि इनकी ज़्यादा क्यों होती है। द आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेज आर मैक्सिमम देयर रेस्पेक्टिव पीरियड due to the presence of अब हम जो आगे सेंटेंस लिख रहे हैं ना, एक गोल्डन सेंटेंस है। ग्रुप 18 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आप इस सेंटेंस को लिखाओगे तो आपका हर आंसर सही होता है ग्रुप 18 का, है ना। ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ हाईली स्टेबल, due to the presence of highly stable fully filled electronic configuration that is NH2NP6 और हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आगे ही लिख देंगे, ब्रैकेट में नहीं, NH2NP6 कंप्लीट ऑक्टेट, कोई भी क्वेश्चन आता है ग्रुप 18 का तो ये सेंटेंस उसका आंसर होता है। पूछ ले बाय इनर्ट गैसेस आर डायमैग्नेटिक हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2NP6 कंप्लीट ऑक्टेट। पूछ ले बाय इनर्ट गैसेस आर मोनोटॉमिक, एक एटम से मिलकर क्यों बनी है, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। पूछ ले इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी 0 क्यों है, सबका आंसर यही होता है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस आर मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। आप चाहो तो कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आए तो आप एक लाइन में, आपका आंसर वहाँ से थोड़ा और साइन करने लगेगा, एक लाइन में आप आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बता दें, एक लाइन में, एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन। आपको सेंटेंस को बड़ा लिखना भी आना चाहिए, छोटा लिखना भी आना चाहिए, और उसके बाद आप आंसर लिखो तो फिर और बेटर आंसर लगता है, ठीक है। और फिर उसने जो पूछा था हमने उससे उसी का लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग।
हाँ, सब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के पास है। हमारा काम है ओनली लिखा